Hello everyone, myself Shivangi, and today we will going to discuss about the fermentation topic. Welcome to all on our YouTube channel Dream Achievers. In today's session, we will going to discuss about the fermentation and what type of fermentation, what is fermentation, and how many type of fermentation, and what is the importance of fermentation, and what type of fermented food is available, what type of bacteria, molds and all that things involved in that fermentation process. ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं और इस सेशन के डिस्कशन के बाद ये श्योर है कि इस टॉपिक पे हम बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑब्ज़र्व कर पाएंगे कि फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन के कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया एंड कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस में, क्या बेनिफिट्स होता है हमारे फर्मेंटेड फूड का एंड ऑल दैट थिंग। ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके गेट फूड टेक्नोलॉजी एग्ज़ाम, ICAR JRF, ASRB नेट एंड एज वेल एज UGC नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू से लेके अंत तक इस लेक्चर में बने रहिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ अ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन के अगर इंट्रोडक्शन की बात करें हम, फर्मेंटेशन कुड बी डिस्क्राइब एज अ प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेंज द सेंसरी एंड फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ अ फूड प्रोड्यूस एन एंड प्रोडक्ट दैट इज डिजायरेबल टू द कंज्यूमर। सो फर्स्ट जो आपका इंट्रोडक्शन है, जो फर्स्ट डिफिनीशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या है? फर्मेंटेशन कुड बी डिस्क्राइब एज अ प्रोसेस। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस की तरह है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेंज द सेंसरी एंड फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ अ फूड एंड प्रोड्यूस एन एंड प्रोडक्ट दैट इज डिजायरेबल टू द कंज्यूमर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट जो है आपका, फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स शुगर टू एसिड, gases or alcohol. It occur in yeast and bacteria and also in a oxygen trapped. So in our first definition हमने क्या देखा कि फर्मेंटेशन कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्वमेंट से हमारे सेंसरी एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज जो फूड की है उसमें चेंज होता है एंड इन प्रोडक्ट जो है ऐसा इन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जो डिज़ायरेबल होता है कंज्यूमर के अकॉर्डिंग। ओके, एंड नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रही है? नेक्स्ट डेफिनेशन इज दैट कि एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो आपके शुगर को कन्वर्ट करता है एसिड गैसेस में एंड अल्कोहल्स में। ठीक है, ये आपका किसके द्वारा होता है? ईस्ट एंड बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा क्या है? फर्मेंटेशन इज अ केमिकल प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज आर ब्रेक डाउन एनारोबिकली। ठीक है, तो as well as fermentation is a metabolic process as well as it is a chemical process as well, जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपके ब्रेक डाउन होते हैं, उनका फर्दर प्रोसेसिंग होता है एंड देन वो नंबर ऑफ चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं और वो उसके बाद आपके एनारोबिक रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट उनका होता है। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन अबाउट फर्मेंटेशन। होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ fermentation. So fermentation is the chemical transfer of organic substance into simpler compound by the action of enzyme, complex organic catalyst which are produced by microorganisms such as mold, yeast and bacteria. As you can see in this particular graphical representation where is a sugar plus sugar and there is a addition of yeast in a sugar and we can see there is a production of alcohol. So this is the small graphical representation about the by which the fermentation processes occur. What kind of reaction is occur in this. So basically enzyme act by hydrolysis, a process of breaking down or pre-digested complex organic molecule to form a smaller compound and nutrients. So according to the definition, fermentation is the chemical transformation of organic substance into the simpler compound by the action of enzyme, complex organic catalyst. Okay, now come to the history of fermentation. कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी? सो इसके बारे में हम देखते हैं। fermentation is a natural process
people applied fermentation to make products such as wine, made cheese, beer, all that things is made by the process of fermentation. So fermentation is used many years ago, but there is a no scientific evidence, and there is a lack of knowledge about the what is the chemical reaction involved in this and what is the process involved in this, all that thing. but फर्मेंटेशन प्रोसेस जो थी वो ऑलरेडी अवेलेबल थी, हमें उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि किस तरीके के चेंजेस होते हैं, या फिर हमें ये टर्म ही नहीं पता था कि फर्मेंटेशन होता क्या। बट प्रोसेस तो होते ही पहले से ही चीज़ें थी आपके डिफरेंट तरीके के, कर्ड, योगर्ट, विनेगर एंड ऑल दैट थिंग। आपके कुछ नेचुरली भी फर्मेंटेशन हो जाते थे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको आप रख दें तो वो नेचुरली भी आपका फर्मेंटेशन होता है। आइदर वो आपके एडिबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, बट फिर भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस तो हो रही है। बट पहले के टाइम पे जब साइंस इतना ज़्यादा आपका एडवांस नहीं था, तो हमें नहीं पता था कि व्हाट इज़ द फर्मेंटेशन, किसे फर्मेंटेशन बोलते हैं, एंड व्हाट इज़ द रिएक्शन, व्हाट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओके, सो नाउ जब साइंस इतनी एडवांस है तो उसका जो फर्स्ट एविडेंस ऑफ द लिविंग नेचर ऑफ ईस्ट अपीयर्ड बिटवीन 1837 and 1838 when 3 publication appeared by C. Canginard, D. Latour and T. Swan and F. Grunget। इन्होंने जो है पहली बार जो है अपने इनका जो पब्लिकेशन था उसमें इन्होंने फर्मेंटेशन के बारे में बताया। तो हमें इतना ज़्यादा इसका डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, बट एज अ हिस्ट्री ये एज अ एक्स्ट्रा नॉलेज हम जान सकते हैं कि कहाँ से इन्वॉल्वमेंट हुआ। क्योंकि कोई चीज़ जब आप प्रेजेंट सिचुएशन को, फ्यूचर सिचुएशन को और अपने पास्ट को रिलेट करके कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और उसे पढ़ने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो हमें थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए, हमें बिल्कुल डिटेल में तो नहीं, पर थोड़ा बहुत हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। लुईस पास्चर को सब जानते हैं। लुईस पास्चर हु ड्यूरिंग द 1850s and 1860s in a series of classical investigation proved conclusively that fermentation was initiated by living organism। So इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि फर्मेंटेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। एंड इन 1857 पास्चर शो दैट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड 1857 में इन्होंने स्पेसिफिकली इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में इन्होंने बताया। इन 1860 ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट बैक्टीरिया कॉज सॉरिंग इन मिल्क, a process formerly through to be the merely chemical changes, and this work is identifying the role of microorganism in food spoilage led to the process of pasteurization in 1877। जैसे कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी ऑल नो बेनिफिशियल भी होते हैं एंड हार्मफुल भी होते हैं। तो जब फर्मेंटेशन, जब इन्होंने अवेयरनेस इसके बारे में दी, जब इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली दैट इज़ फर्मेंटेशन एंड दिस बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, सो वहाँ से क्या कि अभी कुछ फर्मेंटेशन तो हमारे लिए डिज़ायरेबल है, बट कुछ फर्मेंटेशन अनडिज़ायरेबल भी है। ठीक है, कुछ फर्मेंटेशन को हम पर्टिकुलर अपने टाइम, टेम्परेचर, ड्यूरेशन देके हम फर्मेंटेशन कराते हैं, बट कुछ ऐसे फर्मेंटेशन होते हैं जो नेचुरली भी होते हैं और हमारे लिए अनडिज़ायरेबल होते हैं। तो उसके कंडीशन के लिए क्या कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं उस काइंड ऑफ थिंग्स में, उस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन में, तो उनको रिड्यूस करने के लिए इन्होंने अगेन एक टेक्निक लाई जिसको हम पास्चराइजेशन बोलते हैं। उन्हीं फूड स्पॉयलेज को, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, फूड स्पॉयलेज से बचाने के लिए अगेन उन्होंने पास्चराइजेशन लाया। कब लाया? 1877 में। तो ये दोनों टर्म, ये डेट जो है आपको याद रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इनका नेम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। सो मेजरली फर्मेंटेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। वन इज़ अ एरोबिक फर्मेंटेशन एंड वन इज़ अ एनारोबिक फर्मेंटेशन। जैसे कि एरोबिक फर्मेंटेशन, वी ऑल नो दैट एरोबिक फर्मेंटेशन इज टेक्स प्लेस अंडर ऑक्सीजन, under the presence of oxygen, as well as anaerobic fermentation is not take place under the presence of oxygen. Anaerobic fermentation is take place under absence of oxygen, and aerobic fermentation is takes place under presence of oxygen. These are the two major difference between aerobic fermentation and anaerobic fermentation. Now
कम टू द पॉइंट व्हाट इज एनारोबिक फर्मेंटेशन, इसको हम डिटेल्स में देखते हैं. एरोबिक फर्मेंटेशन मीन्स दैट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एंड वाइन, बियर एंड एसिटिक एसिड या विनेगर नीड ऑक्सीजन इन द प्राइमरी या फर्स्ट स्टेज ऑफ फर्मेंटेशन. सो जितना भी फर्मेंटेशन इन्वॉल्व होता है आपके वाइन, बियर एंड फिर एसिडिक एसिड या फिर विनेगर के फर्मेंटेशन में, वहाँ पे प्राइमरी फर्मेंटेशन के प्रोसेस में आपका इन्वॉल्वमेंट जो है किसका, ऑक्सीजन का ज़रूरी होता है. वाइन में जैसा कि हमें पता है, वाइन में दो तरीके के फर्मेंटेशन होते हैं, एक प्राइमरी फर्मेंटेशन होता है, एक सेकेंडरी फर्मेंटेशन होता है. तो सेकेंडरी फर्मेंटेशन आपका एक होता है कि उसमें आपको एजिंग के लिए रख दिया जाता है कुछ पर्टिकुलर टाइम पे, तो वहाँ पे फर्मेंटेशन होता है, वहाँ पे डायरेक्ट आपका ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उस केस में. बट जो प्राइमरी फर्मेंटेशन है उसमें आपके ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज कम अंडर द कैटेगरी विच इज एरोबिक फर्मेंटेशन. Okay, for example, exposing the surface of the vinegar to as much as oxygen as possible create a healthy, flavorful vinegar with the correct pH. So, इसका एक suitable example है कि surface vinegar के surface को when processing involved in the formation of vinegar के process में उसके surface को ज़्यादा से ज़्यादा expose किया जाता है ऑक्सीजन में, जिससे कि क्या हो, more flavorful and मोर डिज़ायरेबल आपको रिजल्ट मिले विनेगर का. ओके, नाउ कम टू द आवर नेक्स्ट, दैट इज एनारोबिक फर्मेंटेशन. इन दिस सेल यूज टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट व्हेन ऑक्सीजन और अदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर नॉट अवेलेबल इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट. इसमें क्योंकि आपका ऑक्सीजन एंड ये आपके सराउंडिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, देन सेल जो है बैक्टीरियल सेल वो आपके एनर्जी को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करती है, कार्बोहाइड्रेट से. ओके, दिस डिफरेंशिएट इट फ्रॉम एनारोबिक रेस्पिरेशन विच डज नॉट यूज ऑक्सीजन बट डज यूज इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल दैट कम आउटसाइड द सेल. ऑन दिस प्रोसेस जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक फर्मेंटेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एनारोबिक फर्मेंटेशन में आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो एनवायरनमेंट के सराउंडिंग होते हैं, ऑक्सीजन, इन दोनों का कोई यूज़ नहीं होता है. बट एनारोबिक रिस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ होता है बट ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता. तो आपका मेजर डिफरेंस जो एनारोबिक फर्मेंटेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन में है कि रिस्पिरेशन में आप इलेक्ट्रॉन्स तो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हो, बट आपके एनारोबिक फर्मेंटेशन में सेल जो है वो डायरेक्टली अपनी एनर्जी कहाँ से लेती है, कार्बोहाइड्रेट से. ये अपनी ऑक्सीजन या फिर अदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो आपके अवेलेबल होते हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, वहाँ से कोई एनर्जी नहीं लेती है. ठीक है, द प्रोसेस कैन फॉलो ग्लाइकोलिसिस एज द नेक्स्ट स्टेप इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर शुगर टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल ऑफ एडेनोसिन थायोफॉस्फेट दैट क्रिएट एन एनर्जी टू द सेल. ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या ग्लाइकोलिसिस होती है, नेक्स्ट स्टेप में आपका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का एंड अदर शुगर जो प्रोड्यूस करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट दैट क्रिएट एन एनर्जी सोर्स फॉर द सेल. और इस तरीके से जो सेल है उसको एनर्जी इस तरीके से मिलती है. होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ कम टू द पॉइंट, देयर इज अ टाइप्स ऑफ एनारोबिक फर्मेंटेशन अगेन. फर्दर हमने एक टाइप हमने देखा कि फर्मेंटेशन के टाइप, फर्मेंटेशन के दो टाइप, एनारोबिक एंड एरोबिक. देन फर्दर एनारोबिक फर्मेंटेशन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी विच इज एथेनॉल फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. सो एथेनॉल फर्मेंटेशन में क्या होता है, एथेनॉल फर्मेंटेशन कन्वर्ट टू पायरुवेट मॉलिक्यूल टू द product of glycolysis to 2 molecule of ethanol and 2 molecule of carbon dioxide. When ethanol fermentation takes place, 2 pyruvate molecule involved in this and the product which is due to the glycolysis, then there is a formation of 2 molecule of ethanol and 2 molecule of carbon dioxide. This thing is important for this. Ethanol fermentation is used the production of beer, wine and bread. Ethanol fermentation कहाँ पे इन्वॉल्व होता है आपका, प्रोडक्शन ऑफ बियर, वाइन एंड ब्रेड में. ओके, देन कम टू द पॉइंट दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. अगेन इट इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक फर्मेंटेशन. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन is a biological process by which glucose and other 6 carbon sugar are converted into cellular energy and the metabolic lactate. Okay, lactic acid fermentation is used to convert lactose into lactic acid in yogurt production. सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का यूज़ कहाँ पे होता है, लैक्टोज को कन्वर्ट करने में लैक्टिक एसिड में
बेसिकली योगर्ट एंड कर्ड प्रोडक्शन है. ओके, क्योंकि लैक्टिक एसिड, लैक्टोज वी ऑल नो प्रेजेंट इन अ मिल्क. दिस इज द मिल्क सुगर एंड lactic acid is converting to lactose is converting to lactic acid in the presence of lactic acid bacteria, and lactic acid bacteria involved in the process that is the lactic acid fermentation. Okay, hope it's clear to you. Now come to the point. Lactic acid fermentation is again divided into two categories. One is a homolactic fermentation and other one is a heterolactic fermentation. Okay, so homolactic fermentation क्या है? Homolactic fermentation, the fermentation in which only the lactic acid produced, there is no any side product from after the reaction. ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा फर्मेंटेशन जिसमें लैक्टिक एसिड के अलावा अदर कोई प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं होता है. दैट मीन्स कि लैक्टिक एसिड, लैक्टोज को कन्वर्ट किया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने फर्मेंटेशन के द्वारा, तो सिर्फ लैक्टिक एसिड का ही फॉर्मेशन हो. देयर इज नो एनी फॉर्मेशन ऑफ अदर सब्सटेंस. So this type of fermentation is known as a homolactic fermentation. Homo means one. Okay. Then come to the point that is a heterolactic fermentation. Heterolactic fermentation में क्या होता है? Heterolactic fermentation in which the lactic acid produced along with some byproduct like gases. जिसमें आपके लैक्टिक एसिड के अलावा अदर बाई प्रोडक्ट भी आपके होते हैं, जिसमें आपके अदर गैसेस CO2 वगैरह हो सकती हैं. एंड दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज नोन एज अ हेट्रोलैक्टिक फर्मेंटेशन. होप इट्स क्लियर टू यू. यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज अ फर्मेंटेशन, टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन. टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन किसमें? एरोबिक एंड एनारोबिक. एक आपका एरोबिक फर्मेंटेशन और एक एनारोबिक. एनारोबिक फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरी, एक इथेनॉल फर्मेंटेशन एंड एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अगेन डिवाइडेड इनटू होमोलैक्टिक एंड हेट्रोलैक्टिक. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ. नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं, बात करते हैं. फर्मेंटेशन तो हो गया. देन फर्मेंटेशन का बाई प्रोडक्ट और उससे बेसिकली जो चीज़ें बनती हैं वो आपके बेसिकली मेजर फूड प्रोडक्शन होता है. तो देख लेते हैं फर्मेंटेड फूड किसे बोलते हैं और ये किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, तो एज वी ऑल नो दैट फर्मेंटेड फूड आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट आर एनी अदर फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन डाइट. ओके, सो and worldwide many contribute to as much as 1/3 of human diet. Okay, 1/3 of human diet is in come from the fermented food. Different type of fermented food is used in butter, cheese, bread, fermented vegetable, fermented meat etc. like जैसे कि बटर हो गया, चीज़ हो गया, ब्रेड, ये सारे क्या है आपके फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं. और नंबर ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन दिस वी यूज in this fermented product in our daily diet. Okay, the scope of fermented range from producing alcoholic beverages, fermented milk and vegetable products to genetically engineered superbug to carry out efficient fermentation to treatment and utilization of waste and overall production nutrition and safe product with appealing qualities. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके फर्मेंटेशन के बारे में. हमने जाना कि फर्मेंटेशन मतलब ह्यूमन डाइट में कितना इन्वॉल्वमेंट है एंड ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है. नाउ fermented food are those food produced by modification of raw material of either animal or vegetable origin by the activity of microorganism. Okay, ये चीज़ हो गई आपकी. एंड bacteria, yeast and mold can be used to produce a diverse range of products that differ in a flavor, texture and stability from the original raw material. तो ये क्या होते हैं आपके, जब हम इसमें बैक्टीरिया एंड इसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो इस तरीके के प्रोडक्ट आपके प्रोड्यूस होते हैं. डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जो डिफ़र होते हैं आपके फ्लेवर में, टेक्सचर में एंड उसकी स्टेबिलिटी में भी. ओके, तो ये चीज़ हो गई. होप आपको यहाँ पर तक क्लियर हुआ होगा. देन हम देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट होते हैं फर्मेंटेड फूड के. 1 सेकेंड. हाँ, so fermented food are an extremely valuable addition to human diet for variety of reason. First reason is increase in variety.
ये क्या करते हैं, वैरायटी को इंक्रीज करते हैं। फर्मेंटेड फूड इंक्रीज द वैरायटी ऑफ फूड दैट आर अवेलेबल एडिंग टू आवर डाइट। अ ग्रुप ऑफ हाईली न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट विथ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देयर आर फॉर एग्जाम्पल अबाउट 1000 डिफरेंट ऑफ चीज़। ठीक है, कि फर्मेंटेशन एक ही प्रोडक्ट है दैट अगर फर्मेंटेशन नहीं होता तो एक प्रोडक्ट है आपका मिल्क, मिल्क से फर्मेंटेशन से क्या क्या बने, चीज़, बटर, कर्ड, योगर्ट, तो डाइवर्सिटी हुई ना। एंड देन उसी प्रोडक्ट में लाइक अगर चीज़ भी है तो चीज़ में भी 1000 टाइप ऑफ चीज़ हैं डिपेंडिंग अपॉन द फर्मेंटेशन प्रोसेस, डिपेंडिंग अपॉन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज इन्वॉल्व इन दैट फर्मेंटेशन प्रोसेस। सो क्या करते हैं, वैरायटी को इंक्रीज कर देता है एज वेल एज उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी इंक्रीज करते हैं। यूज एज अ इंग्रेडिएंट, so fermented food from important ingredient for a wide variety of dishes and are often used to impact special flavors जैसे pepperoni in pizza, yogurt in curry, cheese in a whole range of dishes including soup, soy sauces and stir fried dishes। क्योंकि जो आपके प्रोडक्ट होते हैं, जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं, जो फर्मेंटेड फूड हैं, वो आपके नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट में एज अ इंग्रेडिएंट भी यूज़ होते हैं उनके कलर, फ्लेवर, टेक्सचर या फिर उनके टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट आपका है कि ये क्या करते हैं, इम्प्रूव इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी द फर्मेंटेशन प्रोसेस बाय इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हियर आर सम एग्जांपल दैट इज अ टेप फर्मेंटेशन डबल द प्रोटीन कंटेंट ऑफ कसावा एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। जो टेप फर्मेंटेशन होता है कसावा में वो क्या करते हैं, इंक्रीज करता है लेवल ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड एंड प्रोटीन कंटेंट को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट इन फर्मेंटेड फूड विल इंक्रीज द विटामिन बी कंटेंट। जो ईस्ट प्रेजेंट होते हैं फर्मेंटेड फूड में वो विटामिन बी के कंटेंट को इंक्रीज करते हैं। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स सच एज फाइटेज, ग्लूकोज, इनोलेट एंड लेक्टिन्स में बी रिमूव्ड बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। कुछ केस स्टडी में ये देखा गया है कि जो नंबर ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं सच एज फाइटेज, ग्लूकोज, इनोलेट एंड लेक्टिन्स, ये सारे भी आपके फर्मेंटेशन प्रोसेस से रिमूव हो सकते हैं। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये आपका रखता है फर्मेंटेड फूड एज वेल एज इट इज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिजर्वेशन। Fermentation often preserve raw material, improving safety with regard to foodborne pathogen and increasing shelf life compared to the shelf life of raw milk with the shelf life of yogurt। क्योंकि रॉ मिल्क का सेल्फ लाइफ उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना सेल्फ लाइफ होता है योगर्ट का। तो इससे ही आप एक कॉमन एग्जांपल है अपने हाउस होल्ड पे भी इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, अदर देन दिस इट्स ऑल्सो हेल्प इन द इम्प्रूव द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। सम फर्मेंटेड फूड आर मोस्ट easily digested than the original raw material. People who cannot digest lactose properly can often consume some type of fermented dairy products। okay? कुछ लोग को मिल्क अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता बट सेम टाइम पे उनको जो कर्ड जो है ज़्यादा बेनिफिट करता है। ओल्ड एज में जिनको लैक्टोज मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता उनको मिल्क की जगह कर्ड भी देने का सजेशन दिया जाता है बाय द न्यूट्रिशनिस्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फर्मेंटेड फूड हमारे डेली लाइफ में। लैक्टोज इंटॉलरेंस इज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एंजाइम गैलेक्टोसाइडेज इन डाइजेस्टिव जूस। हम अब लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात हुई है तो हम लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है ये भी एक बार देख ही लेते हैं। Lactose intolerance is due to the absence of enzyme galactosidase in digestive juice which convert lactose to glucose and galactose. Ingestion of dairy product leaves unabsorbed lactose in gut which is fermented by normal gut flora giving flatulence, abdominal pain and diarrhea. The fermentation of milk convert the harmful lactose to more easily digested lactose and इस तरीके से ये आपका इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल, द फर्मेंटेशन प्रोसेस में रिमूव टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट इन द रॉ मटेरियल लाइक कसावा फर्मेंटेशन फॉर एग्जांपल रिमूव द साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइडेज। कसावा इज टॉक्सिक इफ ईटन इन रॉ। ओके, तो इसने तरीके का आपको बेनिफिट मिल रहा है फर्मेंटेड फूड से। यहाँ पे हम हिस्ट्री एंड ओरिजिन देख लेते हैं कुछ फर्मेंटेड फूड की। जैसे कि अगर मशरूम की बात करें तो मशरूम का इन्वॉल्वमेंट हुआ था आपका 4000 BC में, कहाँ पे, चाइना में। सोया सॉसेस का 3000 BC में चाइना, कोरिया एंड जापान। वाइन की अगर बात करें तो अगेन ये 3000 BC में एंड मिडिल ईस्ट में इसका इन्वॉल्वमेंट था। चीज़ आपका 2000 BC में मिडिल ईस्ट में एंड बियर अगेन 2000 BC में नॉर्थ अफ्रीका एंड चाइना में।
ब्रेड की अगर बात करें तो ये आपका 1500 BC में इजिप्ट एंड यूरोप में इसका ओरिजिन। एंड फिश सॉसेस की अगर बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में 1000 BC। टी की बात करें तो 200 BC से ये चला आ रहा है एंड चाइना इसका ओरिजिन कंट्री है। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें आपके इन्वॉल्व होती हैं इसमें। उसके अलावा जो आपके माइक्रोफ्लोरा होते हैं फर्मेंटेड फूड में वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर द commonly used microorganism for preservation of food. Their importance is associated mainly with their safe metabolic activity while growing in food, utilizing available sugar for the production of organic acid and other metabolites. There are many kind of fermented food in which the dominating process and the end product are contributed by the mixture of endogenous enzyme and other microorganism like yeast and mold. Okay, then modern method of the gene technology make it possible for the microbiologist to design and develop starter culture with specific qualities. Many microbiologists deal with the identification of organism isolated from various fermented food. Lactic acid bacteria isolate from tomato that are naturally fermented under partial anaerobic condition. There are Leuconostoc, Monocytoridans and Lactobacillus brevis and Staphylococcus species are some of the example of this. In Asia, mainly mold of genera Aspergillus, Rhizopus, Mucor, Actinomycor, Amomyces and Neurospora are the used in the manufacturing of fermented food, and this point is also important. Now talk about the lactic acid bacteria. Major group of fermentative organism. This group is comprised of 11 genera of gram-positive bacteria. Carnobacterium, Inococcus, Enterococcus, Pediococcus, Lactococcus, Streptococcus, Lactobacillus, Vagococcus and Lactospora, etc. These are the 11 genera of gram-positive bacteria. The lactic acid bacteria can be divided into two groups based on the end product of glucose metabolism. Those that produce lactic acid as the major or sole product of glucose fermentation are designated homofermentative, and those are the प्रोड्यूस इक्वल अकाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड, एथेनॉल एंड CO2 और टर्म एज द हेट्रोफर्मेंटेटिव। जैसा कि हमने अपने शुरू में देखा, जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दो टाइप होते हैं, होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन एंड हेट्रोलैक्टिक फर्मेंटेशन। तो उसी बेसिस पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का भी अपना कन्वर्जन है कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं आपके इस तरीके के प्रोडक्शन में, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, उनको हम बोलते हैं होमोफर्मेंटेटिव। और जो आपके लैक्टिक एसिड के अलावा एथेनॉल एंड CO2 को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम हेट्रोफर्मेंटेटिव बोलते हैं। ओके, लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज मीजोफाइल्स, दे आर जनरली ग्रो ओवर अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 10 to 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ग्रो करते हैं, क्योंकि ये मीजोफाइल्स होते हैं। मोस्ट कैन ग्रो इन द pH रेंज फ्रॉम 4 to 8, दो सम ऑफ एज लो एज 3.2 एंड एज हाई एज 9.6. Lactic starter always include bacteria that convert sugar to lactic acid. Lactose lactic acid species lactis, Lactococcus lactic subspecies Caromesis are Lactococcus lactic subspecies Lactis viris, and these are that lactic starter जो बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं शुगर को लैक्टिक एसिड में। ये आपके तीन बैक्टीरिया लैक्टोकोकस लैक्टिक सबस्पीसीज, लैक्टोकोकस लैक्टिक सबस्पीसीज कैरोमेसिस and Lactococcus lactis subspecies lactic bior and diacetylic. Okay, the primary function of lactic starter is the production of lactic from sugar, and other function of starter culture may include the following, that is flavor, aroma and alcohol production, proteolytic and lipolytic activities, as well as inhibition of undesirable organism. Okay, nutrition value of fermentation food. There is a significant increase in the soluble fraction of food during fermentation. First one is the quantity and quality of food protein is expressed by the biological value, and often the content of water soluble vitamin is increased while the anti-nutritional factors show a decline during fermentation. So most important that is anti-nutritional factor भी आपके रिड्यूस होते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस में, जैसे कि कसावा वगैरह का जो प्रोडक्ट है उसमें। सिंगल एज वेल एज मिक्स्ड कल्चर fermentation of pearl millet flour with yeast and lactobacilli significantly increase the total amount of soluble sugar, reducing and non-reducing sugar content of anti-nutritional factor to safe level of comparison. Okay,
Next one is a protein. The protein efficiency ratio of wheat increase on a fermentation, partially due to the increase the availability of lysine. The fermentation process raise the PER value of mixture to a level which comparable to that of casein. So by the fermentation प्रोटीन इफिशियंसी रेशियो भी आपका इंक्रीज होता है डिफरेंट प्रोडक्ट में, जैसे कि आपका व्हीट में देखा जा सकता है. देन फर्मेंटेशन में नॉट इंक्रीज द कंटेंट ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड अनलेस अमोनिया और यूरिया इज एडेड एज नाइट्रोजन सोर्स टू द फर्मेंटेशन मीडिया. द रिलेटिव न्यूट्रिशन वैल्यू of maize increase from 65 to 81% when it is germinated, and fermentation of flour made germinated maize give a future increase in RNV to 87%. In case of vitamins, during the fermentation certain microorganisms produce vitamin at higher rate than others do. Fermented milk produces general so an increase in a folic acid content and slight decrease in vitamin B12, while other vitamin are affected only slightly in comparison to raw milk. In case of minerals, the minerals content is not affected by fermentation unless some salt are added to the product during fermentation by the leaching when liquid protein is separated from the fermented food. Okay. Here is some example of fermented food products, in which first one is a yogurt, cheese, kefir, buttermilk, sour cream and acidophilus milk. Okay. Fermented food products include bread, idli, kimchi, natto and some other fermented meat product including sourdough bread and miso as well. Here is some example of cheese that and microbes that is involved in the production of which category of the cheese. In case of soft unripened cheese, in which cottage cream and Neuftel cheese comes. In cottage cheese fermentation, Lactococcus lactis and Leuconostoc citroverum is involved. In a cream cheese, there is a Streptococcus ceremosis is involved, and in Neufchâtel cheese there is an involvement of microorganism that is a Streptococcus species. In a soft ripened 1 to 5 month cheese category, there is a 3 cheese. One is a brie, other one is a Camembert and third one is a Lemberger. So in a brie there is an involvement of microorganism that is involved in the fermentation is Lactococcus lactis, Penicillium candidum, Streptococcus ceremosis, Penicillium and Brevibacterium linaceus. And in Camembert, Lactococcus lactis, Streptococcus ceremoris and Penicillium Camembert. In Lemberger, there is a Lactococcus lactis and Streptococcus ceremoris species. In a semi-soft ripened cheese, blue, brick and other is Roquefort. In the Roquefort, there is an involvement of Lactococcus lactis, Penicillium roqueforti and Streptococcus ceremosis and Penicillium glucam. There is one other example of a hard ripened cheese, in which there is a cheese that is Edam, Gruyere and Swiss cheese. In Swiss cheese, there is an involvement of microorganism which is involved in the fermentation is Lactococcus lactis, Lactobacillus helveticus and Lactobacillus bulgaricus. So these are the category of cheese. And there is other category of cheese which is a very hard ripened cheese. 12 to 16 month is the period of ripening. In this, Parmesan is the cheese category, in which the involvement of Lactococcus lactis and Lactobacillus bulgaricus are the main microorganism which is involved in this type of fermentation. So here is a type of cultured milk product. There is a product of lactic acid fermentation and product of lactic acid and alcoholic fermentation.
जैसे कि आपको पता है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी आपका 2 टाइप का होता है, एक में आपके सिर्फ लैक्टिक एसिड का इन्वॉल्वमेंट होता है और अदर में आपके लैक्टिक एसिड प्लस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी इन्वॉल्व होता है। तो जो आपके मिल्क शुगर होते हैं, होल मिल्क के अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द बैक्टीरिया डिकम्पोजेज इनटू द लैक्टिक एसिड एज द रिजल्ट ऑफ वी गेट कल्चर्ड मिल्क प्रोडक्ट। इन दिस आपके आ जाते हैं आपके थिक सॉर मिल्क, जिसमें आपका सॉर क्रीम, योगर्ट एंड कर्ड, ये सारा कुछ आ जाता है। एंड देन जो अदर जिसमें आपका लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का इन्वॉल्व होता है, जिसमें अल्कोहल भी प्रोड्यूस होते हैं। इसमें मिल्क शुगर ऑफ द होल मिल्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बैक्टीरिया डिकम्पोजेज इनटू लैक्टिक एसिड, वोलेटाइल एसिड, स्पिरिट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें आपका केफीर, क्यूमू एंड एसिडोफिलिन एंड सुबत, ये सारे आप कुछ आपके इन्वॉल्व हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फर्मेंटेशन, जिसमें हमने फर्मेंटेड फूड से लेकर के फर्मेंटेशन का हिस्ट्री, फर्मेंटेशन क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया मेजरली या फिर कौन कौन से ईस्ट जो हैं वो यूज़ होते हैं, हमने सारा कुछ इसमें डिस्कस किया। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।